हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और इस चैप्टर में हम अलग अलग टॉपिक्स देखेंगे, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं और कैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे काम करते हैं, लेंथ, टाइम, मास, इनको हम कैसे मेज़र करते हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि प्रिसीशन, एक्यूरेसी, एरर्स कैसे मेज़रमेंट में हमारे आ जाते हैं। फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में देखेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस देखेंगे और उसके एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में हम सबसे पहले देखते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड विच कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट से हम उसको मेज़र कर सकें, उस क्वांटिटी को। तो क्या हम किसी भी चीज़ को फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं? जैसे अगर हम बोलेंगे 5 मीटर, किसी लेंथ को 5 मीटर हम बोल रहे हैं, तो उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये एक लेंथ है, ये है 5 मीटर। तो 5 मीटर देखिए, आप किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, उसका मेज़रमेंट है ये। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि आज मैं खुश हूँ, कितना? बहुत। तो क्या इसका मेज़रमेंट है ये? बहुत खुश हूँ या कम खुश हूँ? तो क्या इसको क्या हम बोलेंगे? ये क्या फिजिकल क्वांटिटी है? जी नहीं। इसको हम एक्यूरेटली मेज़रमेंट नहीं कर पाते हैं। इसका कोई मेज़रमेंट का कोई स्केल नहीं है कि हम इसको मेज़र कर पाएँ। तो फिजिकल क्वांटिटी उसी को कहते हैं जो कि हम मेज़रमेंट कर सकते हैं और जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड के जो लॉज हैं उसको डिस्क्राइब कर सकता है। तो देखिए, अगर हम बोल रहे हैं लेंथ हमारा 5 मीटर है, तो इसमें दो टर्म्स आ जा रहे हैं, 5 और मीटर। तो ये 5 क्या है और मीटर क्या है? तो यहाँ पे हम समझते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम n इंटू यू इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसका लिखने का मतलब है कि n जो है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट। तो कोई भी नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो आ रहा है। और यूनिट, यू मतलब यूनिट। तो यूनिट क्या है? कंपैरिजन करने का एक तरीका है। तो जैसे हम अभी 5 मीटर देखें, तो 5 जो है वो 5 यूनिट बोल रहा है और वो हमारा यूनिट क्या है? मीटर है। तो 5 मीटर जो है वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है कि मीटर में 5 बार अगर हम मीटर को लेंगे तो वो लेंथ हमारा आ जा रहा है। तो इसीलिए ये फिजिकल क्वांटिटी हमारे दो पार्ट से बने हुए हैं, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू n और एक है यूनिट u। तो अब यूनिट क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं। यूनिट, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स अ कंपैरिजन with certain basic arbitrarily chosen internationally accepted references standard called unit। फिजिकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट करना है तो उसको कोई आर्बिट्ररली चूजन एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जो कि सब कोई उसको एक्सेप्टेबल हो। जैसे कि इंटरनेशनली आप इंडिया में जहाँ मेज़र कर रहे हैं और इंग्लैंड में भी जाके मेज़र करें, अमेरिका में भी जाके मेज़र करें, तो वो सेम हो। ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो आप मेज़र कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, आप इंडिया में अगर 5 मीटर बोल रहे हो तो आपको अमेरिका में भी वो 5 मीटर ही होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ का 5 मीटर वहाँ का 5 मीटर अलग होगा। तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस है, बेसिक है और आर्बिट्ररली चूजन है। कोई ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है कि आज हम मीटर बोल रहे हैं तो हमको लग रहा है कि अरे ये तो मतलब बहुत स्टैंडर्ड टर्म्स है, ठीक है। लेकिन हो सकता है अगर पूरा दुनिया अगर चाहे तो बोले नहीं, हम आज मीटर नहीं, हम कोई स्टैंडर्ड यूनिट ले लेते हैं जो कि एक्यूरेटली मेज़र हो सकता है। अब ऐसे नहीं है कि हम एक हाथ बोल दें और एक हाथ आपका, एक हाथ किसी और आदमी का, एक हाथ, दोनों डिफरेंट होगा, तो वो हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई एक्यूरेटली मेज़रमेंट करने वाला कोई एक यूनिट हमें मिल जाता है और पूरा दुनिया अगर बोले कि हाँ अब आज के बाद इस डेट से हम इसी यूनिट को हम मानेंगे, तो वो भी एक यूनिट हो सकता है। तो इसीलिए यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी को मेज़रमेंट करने का एक तरीका है और उसको फिर हम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड
स्टैंडर्ड होता है उसको यूनिट कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी जो हमारा है उसको हम n इंटू यू टर्म्स में लिखते हैं, और n हमारा हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, कितनी बार वो आ रहा है, और u हो गया यूनिट, जो कि हमारा कंपैरिजन करने का एक तरीका है। अब हम आते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में। देखिए, जैसे हम जस्ट अभी देख रहे थे कि एक हमने लेंथ देखा था जो कि 5 मीटर था, और मान लीजिए एक लेंथ हम लोग और लिखते हैं 500 सेंटीमीटर। तो क्या ये दोनों अलग अलग लेंथ हैं? 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर क्या अलग होते हैं? तो हम पाएंगे कि नहीं। तो ये दोनों ही अगर सेम है तो इसको हम अलग अलग कैसे लिख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जस्ट हमने देखा था पी क्यू, फिजिकल क्वांटिटी जो था n इंटू यू था। तो फर्स्ट केस में हम देख रहे हैं कि 5 और मीटर, हमारा n है 5 और u है मीटर। उसी तरह से 500 सेंटीमीटर अगर देते हैं, n1 u1 ले लेते हैं, और ये 500 जो है n2 मान लेते हैं, सेंटीमीटर u2 मान लेते हैं। तो ये दोनों सेम है जब, तो क्या हम लिख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2। और ये हमको कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, ये कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है तो ये कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक निकल के आता है n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो इसको हम लिख सकते हैं nu इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमें कि अगर कांस्टेंट है तो अगर n बढ़ेगा तो u, अगर nu को कांस्टेंट रहना है तो u का घटना होगा। सेम यहाँ पे भी हो रहा है। जैसे आप देखिए 5 मीटर था और 500 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि 5 से ये 500 हो गया तो n बढ़ गया, तो u जो है हमारा यहाँ पर घटना चाहिए। तो देखिए मीटर था पहले, और मीटर और सेंटीमीटर में देखिए तो सेंटीमीटर छोटा होता है। तो यहाँ पर भी हमको समझ में आ रहा है कि एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। तो इसीलिए कि n इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/u, या n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u हो रहा है, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, और तभी ये nu जो क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है वो कांस्टेंट हो सकता है। तो कन्वर्शन में हमको हमेशा यही देखना है कि फिजिकल क्वांटिटी जो n1 u1 इक्वल n2 u2 होता है और वो कांस्टेंट होता है। अब इसका अगर ग्राफ हम देखना चाहें तो ग्राफ में हम देखेंगे, अगर n वर्सेस u का अगर बनाते हैं तो हम यहाँ देख रहे थे कि n अगर बढ़ेगा तो u घटेगा। तो n अगर हमारा है ज़्यादा तो u हमारा घट रहा होगा, मतलब जीरो के साइड होगा, और अगर u हमारा बढ़ते जाएगा तो n हमारा घटते जाएगा। जैसे इधर u बढ़ रहा है तो n घटेगा। तो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है वो जनरली ऐसे होता है। आप यहाँ देखिए n ज़्यादा है तो u कम है, और इधर u ज़्यादा है तो n कम है, और ये ग्राफ होता है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए nu वर्सेस n और nu वर्सेस u, तो हमेशा ही ये कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पर भी ये कांस्टेंट रहेगा। n देखिए हमारा जिस भी टर्म्स में आप जाइए, n आपका अगर बढ़ रहा है तो भले ही u उस पर कम होगा, लेकिन nu जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली अगर u और nu के बीच में हम ग्राफ देख रहे हैं तो u अगर हम बढ़ाते हुए जाएंगे तो हमारा n घटेगा, लेकिन ओवरऑल nu जो होगा हमारा, क्योंकि n घट रहा है u बढ़ रहा है तो nu जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो इसलिए इसका ग्राफ जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स भी देख लिए। इस पे भी बहुत सारे सवाल बनते हैं कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 मीटर को कितना सेंटीमीटर होगा। तो ये सब हमारा n1 u1 इक्वल टू n2 u2 से सॉल्व हो जाएगा। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्लासिफिकेशन देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं? तो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्केलर, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है,
इसका मतलब कि उसका सिर्फ एक वैल्यू होता है, जैसे मास, टाइम, प्रेशर। इसमें कोई अगर मास है, मान लीजिए वो है 5 kg, उसका एक मैग्नीट्यूड है कि हाँ भाई ये 5 किलो है, और जैसे टाइम है मान लीजिए 5 सेकेंड, तो इसमें भी बस हमको इतना ही पता चल रहा है कि एक टाइम है जिसका वैल्यू है 5 सेकेंड। तो जस्ट इसका मैग्नीट्यूड है हमारा कि हाँ ये इसका कितना क्वांटिटी का हम बात कर रहे हैं। तो इस टाइप से हमारे मास, टाइम, प्रेशर और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनको हम स्केलर बोलते हैं। वेक्टर क्या होता है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड शुड फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। तो इनका मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होता है। इस फिजिकल क्वांटिटी का एक डायरेक्शन होता है और ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। जस्ट इसका एग्जांपल देखेंगे, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन एट्सेट्रा। तो अगर हम फोर्स बोलते हैं तो फोर्स में हम देखते हैं कि फोर्स लग रहा है मान लीजिए 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, मैग्नीट्यूड हमको पता चल गया। तो ये फोर्स ऊपर लग रहा है या नीचे लग रहा है या राइट में लग रहा है या लेफ्ट में लग रहा है, और हमने ये देखा कि इट शुड फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। इसका क्या मतलब है? जैसे अगर देखिए हम करंट की बात करते हैं, तो एक करंट मान लीजिए I1 आ रहा है और I2 आ रहा है, और यहाँ पे I1 प्लस I2 हो जा रहा है। तो ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या हम करंट को वेक्टर बोल सकते हैं? नहीं, करंट इज नॉट ए वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेगा और जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, उसी को हम वेक्टर बोलते हैं। एक और तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है जो हमारा स्कोप से बाहर है, उसको हम टेंसर कहते हैं। ये मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और इसका एक प्लेन भी होता है। किस प्लेन में वो फिजिकल क्वांटिटी एक्ट कर रही है उसको हम टेंसर कहते हैं। ये हम अगर हायर स्टडीज़ में जाएंगे देखेंगे, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये इस टाइप के जो भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनको हम टेंसर्स कहते हैं। फिलहाल हमें 11th-12th में इसके बारे में उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसलिए हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, और हम बेसिकली अपना 2 टर्म स्केलर और वेक्टर यही पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटी अगर हम और क्लासिफिकेशन में जाएं, अगर बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी जाएं, तो फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी, सेकेंड होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, थर्ड होते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। एक एक करके देखते हैं। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, these quantities do not need any other physical quantity to define themselves। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप में ही सबसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। ऐसे टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई किया है। तो इन्हीं 7 क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं, जो कि हैं लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आगे जो डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं, दीज क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो होते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन से मिल के बनते हैं, और उसको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम हमने जस्ट देखा था, ये एक तरह से है लेंथ अपॉन टाइम। तो ये फंडामेंटल, लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन जो वेलोसिटी है इसी के लेंथ अपॉन टाइम कर देने से ये वेलोसिटी बन जाता है। उसी तरह वॉल्यूम में अगर देखें तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसको अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिखें तो ये लेंथ इंटू लेंथ लिखा हुआ है, ये वॉल्यूम होता है। फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन। अगेन मास हमारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम।
और इन टर्म वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम अपॉन टाइम। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। तो ये हम देखें फंडामेंटल टर्म्स में हम इसको ऐसे लिख दिए हैं। तो फोर्स भी एक तरह का डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल क्या होता है, हमने अगर देखा होगा, हमने ज्योमेट्री पढ़ी है तो उसमें हम देख रहे हैं कि एक सर्कुलर आर्क होता है, उसमें एक छोटा सा एंगल अगर डी थीटा है और उसका रेडियस आर है और वो जो आर्क है उसका लेंथ है डी एस, तो हमारा डी थीटा होता है डी एस अपॉन आर रेडियन। तो ये हमारा प्लेन एंगल होता है जो कि 2D में होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क डी एस टू द रेडियस इन 2D। सॉलिड एंगल क्या होता है, इट इज़ रेशियो ऑफ द इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इन 3D डिस्क्राइब्ड अबाउट एपेक्स ओ एज द सेंटर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। इसको हम समझते हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने कभी जैसे मूंगफली वाले को देखा होगा तो अपना कोन बनाते हैं जिसमें मूंगफली भरते हैं, तो ये जो हमारा कोन बनता है, तो इस कोन में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एक एंगल बनेगा वो 3D एंगल बनेगा। आप इमेजिन कीजिए एक कोन है, उसमें एक यहाँ पे एंगल 3D एंगल बनेगा। वो जो 3D एंगल बनेगा और यहाँ पे एक एरिया सबस्टेंड होगा DA और ये रेडियस तो हम देख रहे हैं R है, तो ये जो 3D एंगल बनेगा इसको D ओमेगा बोलते हैं और ये जो है ये हमारा सॉलिड एंगल होता है। और इसका डेफिनेशन है कि D ओमेगा इज DA अपॉन R स्क्वायर। और ये दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ जो हैं यानी कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये दोनों डायमेंशनलेस होते हैं। डिपेंडेंसी के बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। पहला फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और थर्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने देख लिया और अब हम आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, जैसे हमने यूनिट्स के बारे में देख लिया था कि यूनिट्स एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने में यूज़ करते हैं। तो यूनिट्स जो हैं वो आज से नहीं है, इसको हमने बहुत पहले से इवॉल्व किया है। एक है FPS सिस्टम जो कि है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। In this system, length, mass and time are considered as fundamental quantities and their base units are measured in foot, pound and second. इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है लेंथ, मास और टाइम को बोला जाता है और इसमें जस्ट फुट, पाउंड और सेकेंड लेंथ, मास और टाइम का रिस्पेक्टिवली मेजरमेंट के यूनिट्स हैं। नेक्स्ट आया CGS और गॉसियन सिस्टम। इस सिस्टम में भी लेंथ, मास, टाइम आर कंसीडर्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और इनके जो बेस यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मेज़र किए जाते हैं। तो इसमें भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ सिर्फ 3 हैं, लेंथ, मास, टाइम। और लेंथ को सेंटीमीटर में नापा जाता है, मास को ग्राम में नापा जाता है, टाइम को सेकंड में नापा जाता है। फिर है MKS सिस्टम। इसमें भी लेंथ, मास, टाइम सिर्फ इन्हीं को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ माना जाता है और उसके जो बेस यूनिट्स हैं लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता है। ऐसा यूनिट्स, इट इज़ द मॉडिफाइड MKS सिस्टम। तो जो हमारा MKS सिस्टम जिसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थे मीटर, किलोग्राम और सेकंड, जो कि हमारे लेंथ, मास और टाइम को मेज़र करने में यूज़ होते थे, उसी MKS सिस्टम को हमने मॉडिफाई करके ऐसा यूनिट बनाया जिसमें हमने वो तीनों लेंथ, मास और टाइम को तो रखा ही, उसमें हमने फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री यूनिट्स सब उसमें इनकॉम्पास कर दिया। और इसमें हमने 7 फंडामेंटल यूनिट, 2 सप्लीमेंट्री और बाकी जितने भी डिराइव्ड यूनिट्स आए इनसे
जो कि हमने पहले पढ़ा था, वो सारा इसमें इनकॉम्पास करके हमने एसआई यूनिट बोल दिया। और हम पूरे अपने सिलेबस में एसआई यूनिट ही फॉलो करेंगे क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट है। एसआई यूनिट में हमारे जो फंडामेंटल और बेस यूनिट्स थे, जस्ट हमारे जो फंडामेंटल क्वांटिटी हमने लिया था, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इनका जो मेजरमेंट का यूनिट्स लेंगे, लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम, टाइम को सेकंड, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, इन्हीं सब यूनिट्स में मेज़र करेंगे। उसका हमने सिंबल भी लिख दिया कि मीटर को हम एम लिखेंगे, किलोग्राम को केजी लिखेंगे, सेकंड को सेकंड एस, केल्विन को कैपिटल के, एम्पियर को कैपिटल ए, कैंडेला सीडी और मोल को एमओएल ही लिखेंगे। तो ये इसका सिंबल हो गया। डिराइव यूनिट्स में हम एसआई यूनिट्स में देखेंगे तो फंडामेंटल यूनिट को यूज़ करके बनेंगे, वही हमारे डिराइव्ड यूनिट्स बनेंगे। बस ये है कि हम उसको जो फंडामेंटल यूनिट्स में हम जो एसआई यूनिट्स रखे हैं किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का, उसी का यूज़ करके हम लिखेंगे। जैसे वेलोसिटी हमने देखा था, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था। यूनिट वाइज अगर हम देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकंड, तो इसलिए ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो हमारा वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। वॉल्यूम था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसमें जो हमारा एसआई यूनिट्स में हम देखेंगे मीटर, मीटर इंटू मीटर, तो ये हमारा बनेगा मीटर क्यूब। फोर्स में भी हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन में हमने देखा था कि मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर हमारा डिराइव करके आया था, तो ये हो जाएगा हमारा एसआई यूनिट में केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई यूनिट में हमारे जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स के जो हमारे एसआई यूनिट्स रहेंगे उसी का कॉम्बिनेशन से हमको डिराइव्ड में भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके यूनिट्स मिलते जाएंगे। नेक्स्ट हमने देखा था थर्ड जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। हमने जस्ट अभी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ में दो टर्म्स देखे थे, एक है प्लेन एंगल और दूसरा था सॉलिड एंगल। तो हमने देखा था कि डी थीटा जो हमारा प्लेन एंगल में था ds अपॉन आर रेडियन, तो प्लेन एंगल का जो हमारा यूनिट होता है वो होता है रेडियन और उसका सिंबल होता है RAD, और 2 पाई रेडियन हमारा 360 डिग्री होता है। 2 पाई रेडियन हमारा 360 डिग्री बोलने से मतलब है कि एक पूरा सर्किल पूरा 360 डिग्री जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और सॉलिड एंगल में हमारा जो यूनिट होगा वो होगा स्ट्रेडियन और उसका सिंबल होगा SR, और इसका जो मेज़रमेंट होगा 1 स्ट्रेडियन इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई। तो एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री, B 1 मिनट, मिनट ऑफ आर्क या आर्क मीन भी बोलते हैं, और C 1 सेकेंड, सेकेंड ऑफ आर्क भी बोलते हैं या आर्क सेकेंड भी बोलते हैं, इन रेडियंस। इसमें हमें दिया हुआ है कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई यूज़ कर सकते हैं, और 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो लेट्स सॉल्व। ए, हमको 1 डिग्री निकालना है, हमको ये यूज़ करना है 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। देखिए यहाँ पर भी एक तरह से N1 U1 इक्वल टू N2 U2 लग रहा है। इसमें N1 है 360, U1 है डिग्री, N2 है 2 पाई और ये है रेडियंस। तो यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियंस हो जाएगा, और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। तो 1 डिग्री इज 1.75 इंटू 10⁻⁻² रेडियंस। बी, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियंस है, जस्ट फ्रॉम ए। तो यहाँ 1 मिनट होगा 1.745 इंटू 10⁻² अपॉन 60
रेडियंस। ये आएगा 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियंस। तो 1 मिनट इज 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियंस। सी 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियंस। तो यहाँ पे 1 सेकेंड इक्वल टू 2.91 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 60 रेडियंस। तो ये हो जाएगा 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब कंपटीशन फिजिक्स।